करना चाहूंगा, अवतार बड़ाना जी की भी बात करेंगे, पर मैं व्यापक बात करना चाहूंगा। एक अनोखी चीज हुई थी इस किसान आंदोलन से कि बीजेपी ने अपना कानून वापस लिया, संसद से पारित किया हुआ कानून वापस लिया, पर वो हो गया। उसके बाद ये वोट जो आप जमीन पे देख रहे हैं, उसमें क्या हम जो लोग किसान आंदोलन के साथ थे वो पूरे के पूरे बीजेपी को हमने हराना है, सबक सिखाना है, उस मोड में है, या आपको लगता है कि सीट बंटवारा, रीजनल सीटें, किसको टिकट जा रही है, किसके साथ आपने 5 साल सरकार चलवानी है, वो फैक्टर ज्यादा हावी होंगे? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, आपने कुछ सीटों की बात कर रहे थे आप, तो आप जरा सीटों वाइज बताइए कि कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे अवतार बड़ाना तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, बाकी सीटों में भी कुछ जगहों पे जाटों की ही नाराजगी शुरू हो गई है कि हमें जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं। कहा जा रहा है समाजवादी के लोग सीटों पे लड़ रहे हैं, जबकि चुनाव चिन्ह जयंत चौधरी का है। तो उस बात का भी समाज में एक आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों बातों पे आप प्लीज जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। ये देखिए ईश्वरन जी, सबसे पहले तो ये है कि जो किसान आंदोलन हुआ था और उसकी तीनों कानूनों को वापस ले लिया, किसान यहाँ से उठ के चले गए, तो उसकी वजह से ही एक जो समझौता हुआ था, कुछ गुस्सा जो है वहां शांत हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जो दो तीन उसमें शर्तें थी कि भाई आप एक तो एमएसपी पर लीगल कमेटी एक बनाएंगे लीगल गारंटी देने के लिए, अभी तक उसका कोई निर्माण सरकार ने नहीं किया है, उसको कर देते जब एक एग्रीमेंट हो गया है। दूसरा, टेनी के इस्तीफे, जो गृह राज्य मंत्री है, उसके ऊपर भी जो है बार बार किसानों ने कहा, उस काम को नहीं किया गया। तीसरा, मुकदमा वापस लेने की जो बात थी, जो शर्त में थी कि मुकदमे सभी राज्यों में वापस ले लिए जाएंगे जो किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान किए गए हैं। तो जब ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट था जो लिखित में है, तो इन सब चीजों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। विशेषकर चुनावी मौसम को देखते हुए तो हो ही जानी चाहिए थी कि चुनाव है तो इनकी नाराजगी, जब हम सहमत हो ही गए तो एक्शन लेने में फिर क्या बुराई है। एक तो पर्सपेक्टिव ये है। तो इस विषय में इसका आकलन करने के लिए एक महीने सवा महीने बाद यानी 15 जनवरी को, आंदोलन के लगभग 30-35 दिन बाद, ये मीटिंग एक एसकेएम की हुई थी जिसमें ये सब चीजें डिस्कस हुई थी और ये निर्णय लिया गया था कि 31 तारीख तक हम समय देते हैं सरकार को कि 31 तारीख तक इन सब चीजों पे सरकार निर्णय ले ले जो एग्रीमेंट का पार्ट है। और अगर नहीं है तो उसके बाद हम इसमें मिशन यूपी के तहत इसका विरोध शुरू करेंगे, जिस प्रकार से वोट ना देने वाली बात है। ये तो हुई पोजीशन संयुक्त किसान मोर्चा की, किसान आंदोलन की। लेकिन किसान आंदोलन वहां से उठने से जो कंटिन्यूअस प्रेशर था और जो एक हवा बनी हुई थी, निश्चित रूप से, क्योंकि वो फिर स्क्रीन पे से भी गायब हो जाती हैं चीजें, अखबार में भी कम आती है, तो वो कम से कुछ ना कुछ शांत होता है। और जहां तक वेस्टर्न यूपी का सवाल है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ऑलरेडी एमएसपी का जो मामला है वो थोड़ा सा, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती यहाँ पे होती है एक तरीके से गन्ने की, और गन्ने का स्टैंडर्ड प्राइस एसएपी घोषित करता है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो इफेक्टिवली मिलती है। और बाकी अन्य फसलें हैं, गेहूं है, धान है, और सब चीजें हैं। हालांकि एमएसपी की रिक्वायरमेंट पूरे देश में है, लेकिन यूपी पर इतना असर एमएसपी वाले का नहीं है जितना पंजाब में था, क्योंकि पंजाब में उन्हें ज्यादा खतरा था। खैर, तो वो आंदोलन, कानून वापस हो गया, सब काम हो गया। एक तो ये पर्सपेक्टिव है अभी। दूसरा, जो आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन में टिकटों का सही वितरण ना होने से कुछ रोष बना हुआ है। इसके लिए मैं कुछ सीटों का आकलन दूंगा। इसमें जो ट्रेडिशनली जाटों की सीटें थी, जहां जाट फाइट करते थे राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे, वहां कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, और वहां पर जो है, या तो अपने हाथ से सीट निकल गई, यानी कि सिंबल तो हमारा है लेकिन कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा इस वजह से, या जो है सीट ही दूसरे के पास चली गई, तो इससे एक रोष बना हुआ है। इसका मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि शामली से जैसे ही एक व्यक्ति जो 4-5 महीने पहले भाजपा में थे, वो यहाँ आए और उनको टिकट दे दिया गया लोकदल से, तो उसके अगले दिन ही वहां पे पंचायत वहां पे शुरू हो गई, और लोगों ने कहा कि भाई इसको हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसमें जो स्थानीय चेयरमैन शामली के थे, वो भी थे शामिल, और एक पूर्व प्रत्याशी जो पिछली बार लड़े थे वो भी थे। तो उन्होंने, सबने जो है इसका किया, लेकिन बाद में उनको बुला करके शांत करने की बात कही गई है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ऊपर तौर पर शांत हो जाती है, लेकिन अंदर खाने एक नाराजगी बनी रहती है।
इसी तरह अगर आप मुजफ्फरनगर जिले पे आए तो मुजफ्फरनगर जिले में मुसलमान इस बात को कह रहे हैं कि साहब पूरे जिले में 42% मुसलमान है, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, ना गठबंधन से दिया गया, ना लोकदल से दिया गया, और लोकदल को भी एक सीट वहां पर मिली है। खैर वो बुढ़ाना सीट है, उस पर सिसौली वगैरह जो आता है वो सब चीज हो गई है, लेकिन मुस्लिम्स में एक रोष वहां बना हुआ है। अब आते हैं हम मेरठ जिले में। मेरठ जिले में क्या है कि एक सीट ही लोकदल की, और ट्रेडिशनली जहां वो जाट को लड़ाते थे वो सिवाल खास है, जिस पर बड़ा भयंकर घमासान अभी तक मचा हुआ है। सिवाल खास सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया, और वो मुस्लिम प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी का है, गुलाम मोहम्मद। और वो पहले एक बार 2012 में एमएलए भी बने थे लोकदल को ही हरा के, और पिछले चुनाव में 17 में भी उनकी करीब 15-16 हजार वोट लोकदल से ज्यादा थी। यानी कि पहले नंबर पे तो बीजेपी थी, दूसरे पे गुलाम मोहम्मद रहे, तीसरे पे लोकदल का प्रत्याशी जो जाट था। तो जाट एक ही सीट मेरठ में है, बाकी सीटों पे भी लगभग सारों पे इन्होंने मुसलमान दे दिया था। फिर इन्होंने थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हुए मेरठ कैंट की सीट पर एक जाट को लाए, लेकिन वो भी प्रत्याशी वास्तव में समाजवादी पार्टी के ही एक नेता, उनकी लड़की, तो वो जाट प्रत्याशी है, लेकिन कैंट सीट जाटों की सीट नहीं है, वो जाट उस पर जीतने की संभावना नहीं बन पाती है। तो ये एक रोष बना हुआ है कि साहब एक ही सीट थी जिसके ऊपर पूरा लोकदल जिंदा था मेरठ में, आपने जो सीट उठा करके मुस्लिम कैंडिडेट को दे दी। अब मुसलमानों का यहाँ काउंटर ये है, मुसलमान ये कह रहे हैं कि यदि जाटों ने हमें सिवाल खास पे सीट नहीं दी तो 2019 में हम बागपत पे देख लेंगे जयंत चौधरी को, क्योंकि सिवाल खास सीट जो है बागपत लोकसभा का हिस्सा है, मेरठ में आती है लेकिन वो है लोकसभा में, अब उसमें तो वो भी उन्होंने भी एक टेस्टिंग लगा दी अपनी। इधर अगर आप छपरौली पे आए, जो चौधरी चरण सिंह की सीट थी, बागपत जिले की मैं बात करूं, तो पहले एक कैंडिडेट को दिया, वो जाट ही था, जाट ही वहां से लड़ता रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन उसका काफी विरोध हुआ। जयंत चौधरी की कोठी पर जो दिल्ली में वसंत कुंज पर भारी मात्रा में जो है जमावड़ा इकट्ठा हुआ जाटों का और लोगों का, वहां से छपरौली वालों ने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हम पंचायत करके अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर देंगे पुष्पिन और इसको हरा देंगे, तो उस चक्कर पुष्पिन में उसको भी बदलना पड़ा। जी। पुष्पिंदर जी, तो तो जी मैं एक संक्षेप में, क्योंकि आप जो सीटों वाइज बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चुनाव तो सीट पे लड़ा जाता है, बाकी तो जी आसमान की बातें हैं। अगर उस सीट पे लोगों को लगा कि हमारे हित को हानि हो रही है या सीट हमारे हाथ से जा रही है, देखिए दो तरह से है, या तो चुनाव जाति लेस होता है, वो होता नहीं हमारे देश में, बहुत रेयर होता है, कभी कोई वेव आ जाए, कोई फैक्टर है जो जातियों को जुड़ा दे। अखिलेश यादव और गठबंधन की कोशिश है इसको जातिवादी चुनाव बनाने की, उनका ये काउंटर है, जिसको कहते हैं कमंडल का काउंटर, मंडल करने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी को मंडल में कितना सपोर्ट है, वो बातें एक अलग है, पिछले 3 चुनाव में बहुत सपोर्ट था। पर अगर आप जमीन पे ये बता रहे हैं तो फिर तो ये अलायंस का हाल वो मायावती अखिलेश वाला हो सकता है, जो पेपर पे तो इतनी बड़ी अलायंस थी कि उनको 70-72 सीटें जीतनी चाहिए थी, बीजेपी को सीट जीतनी मुश्किल हो जानी चाहिए थी। अगर अलायंस की शक्ति की बात करें पेपर पे, तो कहा जा रहा है कि पेपर पे तो एसपी आरएलडी बहुत अच्छे थे पेपर पे, पर आप जमीन पे इसकी कठिनाइयां देख रहे हैं। हाँ, यही मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं एक एक सीट ही बता रहा हूँ, एक एक जिले की, क्योंकि 7-8 जिलों में तो टोटल है ही है इनका सारा सारा वेस्टर्न यूपी का सारा खेल जो है। तो इसमें अब मैं गाजियाबाद पे आऊँ, गाजियाबाद पे मुरादनगर सीट पे ट्रेडिशनली जाट को टिकट देते रहे, लेकिन अब इन्होंने समाजवादी पार्टी से एक कैंडिडेट भेज दिया और बाकी जाट जो है घर बैठ गए। ये यहाँ हुआ है। बुलंदशहर में एक सीट थी जहां से पूर्व विधायक जो है बसपा से रहे गजेंद्र सिंह, वो इसको ज्वाइन कर गए थे, वो सीट इन्होंने उठा करके, अनूपशहर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सीट उठा करके दे दी इन्होंने शरद पवार को, एनसीपी को, जिनका वहां कोई लेना देना नहीं है। तो बुलंदशहर उस वजह से गड़बड़ हो गया। बुलंदशहर सदर की जो सीट है उस पर मुसलमान जो थोड़ा सा जो है वैसे दूसरे किस्म के मतलब बदमाश टाइप है, उसको दे दिया, तो इससे भी एक नाराजगी बन गई वहां पर। जेवर में आपने देखा, जेवर में अवतार सिंह भड़ाना आए, उन्होंने वहां पर्चा भरा, और पर्चा भरने के बाद जब प्रत्याशी विड्रा कर लेता है तो उससे भारी नुकसान हो जाता है। इसी तरह मथुरा में जो माठ सीट है वहां पर बड़ा विवाद हो गया। माठ सीट पर इन्होंने भी, लोकदल वालों ने अपना सिंबल दे करके अपना कैंडिडेट भेजा, जो केवल 400 कुछ वोटों से पिछली बार हारा था, उसने पर्चा भर दिया। अब अगले दिन उससे कह रहे हैं 3 दिन बाद बुला करके भाई तुम पर्चा विड्रॉ करो, क्योंकि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का खास आदमी संजय लाठर, जो पूर्व में भी वहां से चुनाव लड़ा है, हालांकि वो हरियाणा का है, जाट ही है,
तो वो भी जाट सीट है, तो वो वहां अड़ गया, उसको उसके लिए इन्होंने कह दिया विड्रॉ करने के लिए। तो लोकदल वाला कह रहा है अब मैं विड्रॉ नहीं करूंगा साहब, मैंने पर्चा दाखिल कर लिया, आप जो मर्जी करो। तो ये जो 5-7-10 सीटों पर इस तरह का इंटरनल घमासान हुआ है, और जाटों को ये लग रहा है कि एक हमारी सीट हमें ही नहीं मिली, या हमारी सीट थी उसमें हमारा सिंबल है लेकिन इंपोर्टेड या दूसरी जाति का दूसरे धर्म का कैंडिडेट लड़ा दिया, या हमारा कैंडिडेट जेवर जैसी क्षेत्र पे जो था वो भाग ही गया। तो इससे जो चीज एक स्ट्रेंथ बना करके ये समझ लीजिए कि जो इनको मिली थी किसान आंदोलन के माध्यम से, उस हवा को ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये फैक्चुअल पोजीशन है। अब ये 5-7-10 दिन में गुस्सा शांत हो जाएगा या ये बना रहेगा, या जाट कितने प्रभावशाली तरीके से इनको वोट देंगे या नहीं देंगे ये भी देखना है। और कितने प्रभावशाली तरीके से यदि मुस्लिम कैंडिडेट को, जो मैंने आपको बताया, उसको कैंडिडेट जाट नहीं देते हैं, तो क्या मुसलमान इनको काउंटर में दूसरी जगह वोट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारे समीकरण इंटरेस्टिंग है जो आगे आकर के सामने आएंगे। जी जी जी। आलोक जी, आपने पुष्पेंद्र जी को सुना, उन्होंने कैसे सीट बाय सीट आकलन दिया है कि क्या ये जो पेपर पे बहुत स्ट्रांग लग रही है अलायंस, और इसमें हम बाकी जातियों की बात भी नहीं कर रहे। कहा जाता है चुनाव जीतने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 बड़ी जातियां चाहिए होती हैं, या कम से कम 2.5 जाति तो चाहिए ही होती है। MY कॉम्बिनेशन पे आपने हाल देख लिया, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो। तो आप जिला